नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि जानवी कपूर अनाया की इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अनाया उल्टा उसे ही बेइज्जत करके उसे और उसकी मां को घर के नौकर बता देती है। यह सुनते ही वहां खड़े तीनों के चेहरे काले पड़ गए, सबसे ज्यादा तो रवीना कपूर का, क्योंकि अनाया ने जब से यह कहा था कि यह उसका घर है, उसके दिल में सांप लौट चुका था। वह सालों से यही ताना सुनती आई थी कि यह गीता कपूर का घर है। उसने अपने जलन और नफरत में इस घर से गीता कपूर की हर याद मिटा दी थी, और अनाया ने वहां कदम रखते हैं उसे यह एहसास दे दिया कि वह इस घर में कोई अहमियत नहीं रखती। उसकी औकात सिर्फ एक नौकरानी की है। दूसरी ओर जानवी कपूर तो खुद को नौकरानी कहे जाने पर गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसे नीचा दिखाए, और यहाँ तो अनाया ने उसे नौकरानी ही बना दिया था। वह गुस्से से आगे बढ़ी और अनाया को एक थप्पड़ मार दिया। ऐसा होते ही अनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ऐसा नहीं था कि अनाया इस थप्पड़ को डोच नहीं कर सकती थी, लेकिन वह देखना चाहती थी कि राजेश कपूर किस हद तक नीचे गिर सकता है। वह जानवी को रोकेगा या नहीं। वही थप्पड़ मारने के बाद जानवी उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली, तुम घटिया गांव की गवार लड़की, तुम्हारी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है। मैं कपूर खानदान की प्रिंसेस हूँ, और तुम यहाँ मुंह उठाकर आ गई हो। खबरदार, अगर अगली बार मुझे नौकरानी कहा तो। वही यह सुनकर अनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। भले ही इस वक्त सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी, लेकिन उसके आसपास का ऑरा इतना खतरनाक हो चुका था, जिसकी वजह से राजेश कपूर और रवीना कपूर थर-थर कांपने लगे थे। लेकिन जानवी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अभी भी उसी तरह अनाया को आगे धमकाते हुए बोली, तुम्हें यहाँ बस अपने मतलब के लिए लाया गया है। अगर तुम उस घटिया औरत गीता कपूर की बायोलॉजिकल बेटी नहीं होती, और यह सब कुछ तुम्हारे नाम नहीं होता, तो तुम्हें यहाँ कभी लाया ही नहीं जाता। वही यह सुनकर अनाया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह यही करना चाहती थी। वह इन लोगों का प्लान उनके सामने एक्सपोज करना चाहती थी, ताकि राजेश कपूर को वह खुद पर हावी होने से रोक सके। क्योंकि अगर राजेश कपूर हर बार उसकी मां गीता का इस्तेमाल करेगा, तो अनाया उसे पलट का जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन असलियत सामने आने के बाद वह उसे पलटकर जवाब दे सकती थी, और उसके बाद राजेश कपूर भी कुछ बोल नहीं पाता। वही उसे इस तरह बकवास करता देख राजेश कपूर से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वह उसकी पोल खोल रही थी। तो वह गुस्से में एक थप्पड़ जानवी को मारते हुए गुस्से में दांत पीसकर बोला, क्या बकवास कर रही हो? वह इस घर की बेटी है, इसीलिए जबान संभाल कर बात करो। खबरदार, उसे कुछ भी कहा तो। वही अपनी पूरी जिंदगी में जिसने कभी किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं की थी, और उसकी हर जिद पूरी की जाती थी, उसके गालों पर थप्पड़ पड़ने से जानवी कपूर अंदर तक हिल गई है, जैसे आज उसकी दुनिया ही लुट गई। वह नफरत से अनाया को देखती हैं, और उसी तरह गुस्से में अपने पिता को देखते हुए दांत पीसकर बोली, आपने इस घटिया लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा। आपने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा। आज तक आपने मुझे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और इस लड़की के लिए आपने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। इसने आते ही आपको मुझसे छीन लिया। यह बहुत घटिया है। इतना बोलकर वह गुस्से में दांत पीसकर अनाया को देखती हैं। वह इन सब की वजह अनाया को ही समझ रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से जो कुछ भी होता था, वह अनाया की वजह से ही होता था। अनाया भी इस ड्रामा को एंजॉय कर रही थी, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं। वही रवीना कपूर भी जानवी को संभालते हुए उसके हाथ को सहलाकर बोली, शांत हो जाओ बच्चा। फिर वह राजेश कपूर को गुस्से में देखते हुए बोली, यह क्या तरीका है अपनी बेटी पर हाथ उठाने का? वह हमारी बेटी है, आपने इस पर हाथ कैसे उठा दिया? यह सुनकर राजेश कपूर को भी अपनी गलती महसूस होती है कि उसने कुछ ज्यादा कर दिया। आखिरकार वह जानवी को कुछ ज्यादा ही प्यार करता था। वह थोड़ी परेशान आवाज में बोला, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही थी। तुम्हें उसे डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। वहीं राजेश कपूर को अपने रंग बदलता देख अनाया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह मिस्टर कपूर की ओर देखकर थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, वैसे मिस्टर कपूर, आपने बताया नहीं कि यह नौकर यहाँ पर इतने उछल क्यों रहे हैं, और इस घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, और यह खुद को कपूर खानदान की प्रिंसेस क्यों कह रही है? जहां तक मुझे याद है, कपूर खानदान की सिर्फ एक ही बेटी है,
और वह मैं हूँ। यह सुनते ही राजेश कपूर थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वह उसे देखते हुए माफी मांगकर बोला, आई एम सॉरी अनाया बेटा। यह जानवी कपूर है, तुम्हारी बड़ी बहन। यह तुमसे 3 साल बड़ी है और इस गलतफहमी हो गई थी, इसलिए यह सब कुछ बकवास कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस पहले से वह यहाँ पर अकेली प्रिंसेस की तरह बड़ी हुई है, इसलिए तुम्हारे आने से बस उसे थोड़ी सी जलन हो रही है। रवीना उसे समझा देगी, वह आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। यह सुनकर अनाया थोड़े गुस्से में बोली, क्या आपको नहीं लगता कि इसे मुझे थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगनी चाहिए? आखिरकार यह सिर्फ कपूर खानदान की गोली हुई बेटी है। वह इस खानदान की कोई असली बारिश नहीं है जो मुझ पर इस तरह से भड़क रही है। और आपकी वाइफ को भी यह समझ जाना चाहिए कि वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है। अच्छा होगा कि वह अपने जगह जान ले। मैं आपके कहने पर आश्रम से यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे अपनी माँ की यादों के साथ कोई खिलवाड़ पसंद नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे आश्रम लौटने में देर नहीं लगेगी। क्या अनाया वापस लौट जाएगा? और आगे कैसे लेगी जानवी इस चीज का बदला? और कैसी होगी आगे की लगाई? कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया राजेश कपूर को वापस आश्रम लौटने की धमकी देती है, क्योंकि जानवी कपूर ने उसके साथ बदतमीजी करके उसे थप्पड़ मारा था। वही यह सुनकर राजेश कपूर की मुखिया कश गई और वह रवीना कपूर को एक थप्पड़ लगाते हुए गुस्से में बोला, लेकर जाओ जानवी को अंदर, और खबरदार आगे से ऐसी कोई घटिया हरकत की तो। वही इतने सालों में पहली बार अपने पति के हाथों से मार खाने के बाद रवीना का भी अंदर से खून खौल चुका था। वह गुस्से से आग बुझा हो रही थी, लेकिन वह जानती थी कि इस वक्त राजेश कपूर को कुछ कहना बकवास है। लेकिन वह मन ही मन ठान चुकी थी कि अनाया की जिंदगी फेल करके रहेगी। अनाया की वजह से आज उसकी और उसकी बेटी की इंसल्ट हुई थी और उन दोनों को ही थप्पड़ लगा था। वह इसका बदला जरूर लेगी। यही सोचते हुए वह नफरत से अनाया को घूरती है और वहां से अंदर चली गई। और जाते हुए वह जानवी को भी घूरती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अब आगे जानवी कोई भी बकवास करे और राजेश कपूर को और गुस्सा आए। तभी अनाया राजेश कपूर को देखते हुए थोड़ी कड़क आवाज में पूछता है, क्या आपकी बेटी ने जो कहा वह सच है कि आपको सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से मतलब है, इसलिए आप मुझे लेने आए थे और इतने सालों में आपने मुझे कभी याद तक नहीं किया? यह सुनकर राजेश कपूर थोड़ा डर गया और वह उसकी चापलूसी करते हुए उसके पास जाकर उसका हाथ प्यार से पकड़ हुए बोला, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वह बस घमंडी हो गई है। इसे हमारे लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया, इसीलिए वह इस तरह से बात कर रही थी। तुम्हें उसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। तुम इस खानदान की एकलौती प्रिंसेस तुम ही हो। उसे समझने की कोशिश करो। वह तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम दोनों को मिलजुल कर ही रहना है। आखिरकार यह सब कुछ तुम लोगों का तो ही है। यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वो मन हो मन बोली, यह कितना कमीना आदमी था। इसे मेरी माँ की जायदाद में से अपनी नाजायज बेटी के लिए भी हिस्सा चाहिए। वो गुस्से से उसे घूरती है, लेकिन उसने उसका विरोध नहीं किया, बस अपना हाथ पीछे खींच लिया और थोड़ी शांत आवाज में बोली, मेरी मॉम का कमरा खुलवा दीजिए, मैं रहूंगी। यह सुनकर राजेश कपूर थोड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि सालों से गीता कपूर के कमरे को किसी ने छुआ भी नहीं था। एक बार रवीना कपूर ने कहा था कि वह और राजेश कपूर उस कमरे में रहे, ताकि वह इस घर में मालकिन जैसा फील कर सके। इस घर में सबसे बड़ा कमरा गीता कपूर का ही था, जो एक लग्जरियस स्वीट की तरह था, क्योंकि वो कमरा पूरे फ्लो में ही बना हुआ था। उस फ्लो पर और किसी का कमरा नहीं था और उस कमरे के अंदर ही तकरीबन 3 कमरे थे, लेकिन उसमें हमेशा गीता कपूर अकेली ही रहती थी। उसमें और कोई नहीं जाता था और रवीना कपूर को वो कमरा चाहिए था। लेकिन राजेश कपूर कुछ भी कहे, लेकिन उसे गीता कपूर से उसके साथ रहते हुए हल्का सा लगाव हो चुका था और उसे दिल के किसी कोने में उसकी एक जगह बन गई थी। उसने जो गीता कपूर के साथ किया वह सही नहीं था, इसीलिए उसने गीता कपूर का जो भी सामान था वह उसी के कमरे में रखवा कर उस कमरे को बंद करवा दिया था। सालों से उसे कमरे को किसी ने छुआ भी नहीं था और अनाया के कहने पर राजेश कपूर ना चाहते हुए भी हामी भर देता है, क्योंकि वह अनाया को मना नहीं कर सकता था। वह 2 मेड को बुलाकर कहता है, ऊपर के फ्लोर का सबसे बड़ा कमरा तैयार करवाओ। उन मेड को देखते हुए अनाया की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि अनाया पिछले जन्म से ही उन दोनों मेड को जानती थी। यह दोनों ही रवीना कपूर की खास मेड थी, जो अनाया पर घर में नजर रखती थी
और हर चीज की रिपोर्ट रवीना को देती थी। और यह दोनों नौकरानी हमेशा रवीना की चापलूसी किया करती थी। यह देखकर अनाया समझ गई कि यह भी रवीना कपूर का ही अरेंजमेंट है। वह उसकी माँ के कमरे में घुसना चाहती है और देखना चाहती है कि उसमें क्या है, क्योंकि राजेश कपूर ने कभी उसकी माँ के कमरे में उसे जाने ही नहीं दिया और वक्त रहते उससे भी उस कमरे का मोह नहीं रहा। लेकिन जब उसे पता चला कि अनाया यहाँ वापस आए हैं, तो वह उसे कमरे में गीता कपूर की कीमती चीजों को खोजना चाहती थी। हालांकि जो भी कीमती चीज उसके नजरों के सामने थी, वह पहले ही ऑक्शन करवा चुकी थी और उसने राजेश कपूर से जबरदस्ती वह सारी चीज निकलवा ली थी। लेकिन अनाया की माँ भी कुछ कम नहीं थी। गीता कपूर अपने जमाने की एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। वह लोगों की नीयत और औकात दोनों पहचानती थी। इसीलिए उसने उस कमरे में कई ऐसे राज भी छुपाए थे किसके बारे में सिर्फ वही जानती थी। और बचपन से ही अनाया स्मार्ट और काफी इंटेलिजेंट थी, इसीलिए उसने उन सभी राज को अनाया को पहले ही बता दिया था। उस कमरे के अंदर से 3 कमरे खुलते हैं, उस बारे में राजेश कपूर को भी नहीं पता थी। उसके हिसाब से तो वह कमरा बस 2 रूम से जुड़ा हुआ था। एक था स्टडी रूम और एक था बहुत बड़ा बाथरूम। वही उन दोनों मेड को अनाया अंदर नहीं ले जाना चाहती थी। इसीलिए वह राजेश कपूर को देखते हुए बोली, मिस्टर कपूर, क्या आप सावित्री माँ को बुला देंगे? मुझे उनसे मिलना है और आज से वही मेरी सभी चीजों का ध्यान रखेगी और मेरा ख्याल भी रखेगी। प्लीज क्या आप उन्हें बुला देंगे? वहीं अनाया के मुंह से सावित्री माँ का नाम सुनकर राजेश कपूर का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह इस नाम को बहुत अच्छे से पहचानता था, जो गीता कपूर की सबसे वफादार सर्वेंट और अनाया की नैनी थी। यह कह सकते हैं उसकी दाइमा, जिसने बचपन से अनाया का ख्याल रखा था और वह अनाया के काफी करीब थी। अनाया अपनी माँ गीता कपूर के बाद सावित्री देवी को ही अपनी माँ मानती थी और उसकी ही रिस्पेक्ट करती थी। क्या सावित्री देवी मिलेगी अनाया से और उन्हें देखकर आगे कैसा होगा अनाया का रिएक्शन? कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि रवीना कपूर अपने दोनों नौकरानी को अनाया के साथ भेजने की तैयारी करती है ताकि वह गीता कपूर के सामान को देख सके। लेकिन अनाया उसका प्लान खराब कर देती है और राजेश कपूर से अपने नैनी की डिमांड करती है। राजेश कपूर की भी हवाया उड़ी हुई थी, क्योंकि रवीना ने गीता कपूर के सारे वफादार नौकरों को घर से बाहर रखा था। वह उनके साथ किसी जानवर की तरह बिहेव करती थी और घर के सारे इम्पोर्टेंट काम उसके वफादार लोग करते थे और बाकी के बिल्कुल घटिया और नीचे के काम गीता कपूर के वफादार लोग करते थे। लेकिन वह लोग गीता कपूर के साथ इतने लॉयल थे कि उन लोगों ने इतने जुर्म के बाद भी इस घर को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। और राजेश कपूर चाहकर भी ऐसे ही गीता कपूर के लोगों को नहीं निकाल सकता था। आखिरकार उन सब की सैलरी गीता कपूर के खास अकाउंट से जाती थी और उन लोगों को तो अच्छा था, उन्हें न ही पैसे देने पड़ते थे और न ही कुछ और करना पड़ता था, बस मुफ्त में उन लोगों पर हुक्म जाना पड़ता था। मिस्टर कपूर कुछ सोचते हुए बोला, बेटा तुम्हें उसका क्या काम है? तुम्हारे लिए यह दोनों है ना, तुम जो कहोगी वो कर देंगे। यह सुनते ही अनाया एक सरसरी नजर उसकी आंखों में डालती है, जैसे वह उसका दिमाग पढ़ना चाहती हो, और अपनी आंखें 2 बार पलकाकर उसकी आंखों में देखते ही वह समझ गई कि माजरा क्या है। वह थोड़ी रोबदार और गुस्से आवाज में बोली, मिस्टर कपूर, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ। मुझे उन लोगों के साथ रहने में कंफर्टेबल, सहज महसूस होता है जो मेरी माँ के लिए काम करते थे और जो मेरे साथ बचपन में रहते थे। मुझे नए लोगों पर यकीन नहीं है। यह कहते हुए वह शिद्दत से उसे घूर रही थी, जैसे वो मन ही मन कह रही हो कि मुझे तुम पर भी यकीन नहीं है। वही उसकी नजरों का मतलब समझकर राजेश कपूर अनकंफर्टेबल, असहज हो गया। आखिर एक बेटी अपने बाप पर यकीन नहीं कर रही थी। यह दुनिया का सबसे वाहियात एहसास था जो राजेश कपूर इस वक्त महसूस कर रहा था, लेकिन यह भी उसी की करतूत का नतीजा था। वह ना चाहते हुए भी उन मैच से सावित्री देवी को बुलाने को कहता है। थोड़ी ही देर में दरवाजे से एक मिडिल एज औरत अंदर आती है। यह कोई और नहीं, यह सावित्री देवी थी जो बाहर से अंदर आती है। उन्होंने काफी गंदे से कपड़े पहने थे, क्योंकि उन लोगों को हमेशा गार्डन की सफाई या फिर सर्वेंट क्वार्टर की सफाई या फिर कचरों के डिब्बों की सफाई करने के लिए ही कहा जाता था। उन्हें तो ना ही ढंग के कपड़े दिए जाते थे और ना ही यूनिफॉर्म दी जाती थी, और उन्हें घर के अंदर भी आने नहीं दिया जाता था। उनकी यह हालत देखकर अनाया की मुठिया कट जाती है। ऊपर से सावित्री देवी सर झुकाकर अंदर आ रही थी, जैसे उसने कोई गुनाह किया हो
और उसे सजा मिलने वाली हो। उनके चेहरे पर डर था। यह महसूस करके अनाया का दिल दर्द से भर जाता है। अनाया इमोशनल आवाज में बोली, सावित्री माँ। यह उसने काफी प्यार से कहा था। इस आवाज को सुनकर ही सावित्री देवी, जिनकी नजरें झुकी हुई थी, वह तुरंत अपनी नजरें उठा लेती है। यह आवाज वह सपने में भी पहचान सकती थी। आखिर उन्होंने अनाया को अपनी औलाद की तरह पाला था। उनकी तो शादी कभी हुई ही नहीं थी। वह अनाया में ही अपना सब कुछ देखती थी। सावित्री देवी की उम्र गीता कपूर से थोड़ी ज्यादा थी। वह काफी सालों से उसके साथ ही थी, जिसकी वजह से उनके अंदर भी गीता कपूर की झलक नजर आती थी। लेकिन हालातों ने उनकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि इस वक्त दिखने में वह किसी भिखारी की तरह लगती थी। फटी हुई साड़ी, बिखरे हुए हल्के बाल, आंखों पर डार्क सर्कल, चेहरे पर झुर्रियां और कपकपाते थे हाथ, जैसे उन्हें ढंग से खाना भी ना दिया जाता हो। यह सब कुछ देखकर अनाया का खून खौल गया। वह तुरंत उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, सावित्री माँ, आपकी यह हालात कैसे हुई? वहीं अनाया को इतना इमोशनल और पहली बार इतनी ज्यादा इमोशन दिखाता देख राजेश कपूर भी चौंक गया, क्योंकि जब से वह अनाया से मिला था, वह उस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे वह कोई चीज हो जिसकी अनाया की जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस, अहमियत ना हो। लेकिन सावित्री देवी को देखकर उसके अंदर के सारे इमोशन बाहर आने लगे थे। तभी सावित्री देवी अपनी कपकपाती आवाज में नम आंखों से बोली, अनाया बिटिया, क्या सच में यह तुम हो? उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह अनाया का चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से ही वह उसे पहचान गई थी। वह तुरंत अपने घुटनों पर आते हुए हाथ जोड़कर बोली, बिटिया तुम वापस आ गई। हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। हमें तो लगा हम तुम्हें कभी देख ही नहीं पाएंगे। इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उनकी हरकत से अनाया की आंखें भी नम हो गई। वह उन्हें जमीन से उठाते हुए प्यार से बोली, आप चिंता मत कीजिए सावित्री माँ, अब मैं आ चुकी हूँ ना। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इसीलिए यहाँ बुलाया है। फिर वह पीछे मुड़कर गुस्सैल आवाज में बोली, मिस्टर कपूर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी नैनी की ऐसी हालत कैसे हो गई? यह सुनकर राजेश कपूर और परेशान हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि एक ही दिन में अनाया के आने से इतना सब कुछ बदल जाएगा। वह तो बस आश्चर्य से कभी अनाया को देखता है तो कभी वहां खड़ी सावित्री देवी को। वह ना चाहते हुए भी माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। वैसे तो अनाया उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसे बहुत मौके मिलने वाले थे। अभी उसे दाइमा और उसकी माँ के वफादार नौकरों की हालत सुधारनी थी। इसीलिए वह सावित्री देवी से पूछती है, सावित्री माँ, वो सभी लोग कहाँ है जो मेरी माँ के लिए काम करते थे? क्या अनाया को उन लोगों को अपने साथ रखेगी? इरकाया सावित्री माँ आगे उसके साथ वफादार रहेंगे। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।